नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज 26 जुलाई है और पिछले साल 26 जुलाई को मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था। पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था। तो इस तरह से मेरे YouTube चैनल की आज पहली वर्षगांठ। तो इस पहली वर्षगांठ पर एक विशेष विषय जिसके लिए सबका महत्व है और वह विषय है प्रेम। इसीलिए जो टॉपिक रखा गया है उसका नाम है व्हाट इज लव। जब मैं कक्षा 7 में था तो इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर था सुकरात के ऊपर। फिलासफर सुकरात, अरस्तु का शिष्य सुकरात। जहां तक मैं समझ रहा हूं उनके बीच गुरु और शिष्य का रिश्ता है। अरस्तु गुरु थे और सुकरात उनके शिष्य। सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनका नाम पूरी दुनिया में फैला था और यंग जनरेशन उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। वे उनसे यह प्रश्न करते थे व्हाट इज लव। और जब यह मैंने अपनी बेटी को बताया तो वहां से उसने कहा यूपी बोर्ड के कर्णधारों ने बच्चों को बिगाड़ने की योजना बहुत पहले से बना ली थी। अब फिर से आते हैं सुकरात के ऊपर और व्हाट इज लव के ऊपर। सुकरात ने इस प्रश्न का उत्तर अपने शिष्यों को नहीं दिया और मुझे भी इस प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं मिला। पूरी दुनिया में ऐसा लगता है कि प्रेम फैला हुआ है और प्रेम भी कई तरीके का है। एक माँ का प्यार है, दूसरा पत्नी का प्यार है और तीसरा जिसे अलौकिक या दिव्य प्रेम होता है कहते हैं। और एक प्रेम होता है संसार के प्राणियों, सभी प्राणियों का एक दूसरे के प्रति प्रेम। अब अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, 5वां भाव प्रेम का भाव होता है और 7वां भाव विवाह का भाव होता है। अगर 7वां भाव, 5वां भाव, सप्तमेश और पंचमेश के बीच कोई बलवान युति बन रही है तो जातक का प्रेम विवाह होता है या उसके विवाह में प्रेम रहता है, उसका विवाहित जीवन प्रेममय होता है। लाल किताब के एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं पंडित कृष्ण अशांत। उनका कहना है कि यदि पंचमेश, सप्तमेश और द्वादशेश, याद रखिए इन तीनों भावों का प्रेम पूर्ण वैवाहिक जीवन में बहुत स्थान है। 5वां भाव प्रेम का, 7वां भाव वैवाहिक सुख का और 12 भाव शारीरिक संबंधों के कारण मिलने वाले सुख का और उस सुख से निवृत्ति का। तो पंडित कृष्ण अशांत कहते हैं, फिर से मैं आखिरी बात को दोहराता हूं, 12 भाव है शारीरिक संबंधों से मिलने वाले सुख का और उस सुख से मुक्ति पाने का। इस पर ओशो ने बहुत काम किया है, लेकिन उनकी भी बातें समझ में नहीं आई। ज्यादातर लोगों को नहीं समझ में आई, मेरी भी समझ में नहीं आई। तो ये जो भी दार्शनिक हैं
वे दार्शनिक सवाल तो उठा देते हैं, जैसे सुकरात ने उठाया, ओशो ने उठाया या समझाने की कोशिश की, कृष्णमूर्ति ने उठाया, लेकिन उनके जवाब वे नहीं देते हैं। कृष्णमूर्ति से जब कोई कुछ पूछता था तो उस प्रश्न के जवाब में वे एक दूसरा प्रश्न उससे पूछ लेते थे। इसीलिए कृष्णमूर्ति को भारत में लोग नहीं समझ पाए, विदेश में कृष्णमूर्ति ज्यादा प्रसिद्ध हुए। ओशो से ज्यादा लोग यहाँ के परिचित हुए, और वह भी उनके विवादों के कारण, जो उनके अनुसार ओशो खुद ही किया करते थे, जो विवाद वो खुद ही पैदा किया करते थे। तो ये तो बात हुई दार्शनिकों की। अब मैं पंडित कृष्ण शांत की बात पर आता हूं। पंचम भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी यदि आपस में युति करें और वह युति अच्छे स्थानों में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तब प्रेम दिव्य प्रेम होता है या अलौकिक प्रेम होता है। अब ऐसा कब हो सकता है? वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न में शुक्र सप्तमेश होता है और साथ ही साथ द्वादशेश भी होता है। गुरु पंचमेश होता है, तो गुरु पंचमेश हो गया, शुक्र सप्तमेश हो गया और द्वादशेश हो गया। मात्र 2 ग्रहों सूर्य और शुक्र की युति से अगर पंडित कृष्ण शांत की बात माने तो दिव्य प्रेम हो सकता है। इसमें कुछ जोड़ना जरूरी है। यह आवश्यक है कि सप्तम भाव पीड़ित ना हो, उन पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, द्वादश भाव पीड़ित ना हो, पंचम भाव किसी तरीके से अशुभ प्रभाव में ना हो, साथ ही साथ ये युति बनाने वाले ग्रह और यह योग भी किसी अशुभ प्रभाव में ना हो, तब भी ऐसा ही होता है। अब दिव्य प्रेम क्या है, अलौकिक प्रेम क्या है, यह समझना फिर से मुश्किल है। राधा कृष्ण का प्रेम अलौकिक प्रेम कहा जाता है, मीरा का प्रेम अलौकिक प्रेम कहा जाता है। कृष्ण है नहीं, राधा के समय में कृष्ण थे, मीरा के समय में कृष्ण नहीं थे, लेकिन मीरा जीवन पर्यंत कृष्ण से प्रेम करती रही। तो ये शायद यही दिव्य प्रेम होगा, शायद यही लौकिक प्रेम होगा। एक राधा का प्यार और एक मीरा का प्यार, उसमें भी दोनों के प्यार में अंतर है। फिर एक रुक्मणी का प्यार है, सत्यभामा का प्यार है, उसमें कुछ लोग चुटकी भी लेते हैं कि होली तो राधा ही खेलेंगी, लेकिन गुझिया बनानी पड़ेगी सत्यभामा और रुक्मणी को। तो यह तो यथार्थ जगत हुआ। और दिव्य प्रेम या लौकिक प्रेम यथार्थ जगत से ज्यादा संबंध नहीं रखता है। एक और प्रेम है राम और सीता के बीच, जिसे ओशो दिव्य प्रेम कहते हैं, अलौकिक प्रेम कहते हैं। उसमें एक दूसरे की इच्छाएं इस तरह से उनका विलय हो गया कि राम ने चाहा कि सीता वन चली जाए, गर्भवती सीता वन चली जाए, सीता वन चली गई, क्योंकि दोनों के मन का, विचारों का विलय हो गया है। तो फिर से बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। पंचमेश है गुरु, सप्तमेश है शुक्र और द्वादशेश है वह भी शुक्र है। तो गुरु पंचम भाव में बैठ गया, अपने भाव में बैठ गया, अपनी मीन राशि में बैठ गया, जो मेष लग्न की, काल पुरुष की कुंडली की द्वादश भाव की राशि। तो गुरु कहां बैठ गया?
पंचम भाव में जहां द्वादश भाव की राशि आती है, काल पुरुष की कुंडली की द्वादश भाव की राशि आती है, और वहां अपनी राशि में हो गया। शुक्र भी वहीं पहुंच गया, प्रेम वाले भाव में पहुंच गया। शुक्र उच्च का हो गया। शुक्र के प्रेम में गुरु की पवित्रता मिल गई, बृहस्पति की पवित्रता मिल गई। अब ध्यान रखना है कि किसी तरीके से इसमें किसी अशुभ ग्रह का योग ना बने, एक बात। दूसरी बात, द्वादश भाव पर भी कोई अशुभ प्रभाव ना हो, और सप्तम भाव भी अच्छी स्थिति में हो। सप्तम भाव एक स्थिति में बहुत अच्छा हो सकता है यदि चंद्रमा जो वृश्चिक लग्न के लिए नवमेश है वह सप्तम भाव में आ जाए तो सप्तम भाव बहुत अच्छी स्थिति में होगा, क्योंकि चंद्रमा वहां उच्च का होगा। सप्तम भाव अच्छी स्थिति में हो गया, वहां नवमेश उच्च राशि में बैठा हुआ है। पंचम भाव बहुत अच्छी स्थिति में हो गया, पंचमेश गुरु अपनी मीन राशि में बैठा हुआ है, जो काल पुरुष कुंडली की द्वादश भाव की राशि है। साथ ही साथ सप्तमेश द्वादशेश शुक्र भी उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो यह पंडित कृष्ण शांत के अनुसार दिव्य या लौकिक प्रेम हो गया। ऐसा मैंने देखा भी है। एक जातिका की कुंडली है, उसमें नवमेश चंद्रमा सप्तम भाव में वृष राशि में उच्च का होके बैठा है। सप्तमेश द्वादशेश शुक्र गुरु के साथ पंचम भाव में बैठा हुआ है, गुरु अपनी राशि में और शुक्र अपनी उच्च राशि। अब उनका प्रेम दिव्य प्रेम है या नहीं, अलौकिक प्रेम है या नहीं, क्योंकि जब मैं प्रेम को ही नहीं समझ पाया तो दिव्य प्रेम अलौकिक प्रेम क्या होगा मुझे और भी समझना मुश्किल है। लेकिन मुझे यह पता है कि जातिका का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, और एक तरह से पति की इच्छा ही जातिका की इच्छा है। और ऐसा नहीं कि वह मान लेती है, जबरदस्ती अपने मन को मनवा लेती है, उसे ऐसा लगता भी है, क्योंकि युति ऐसी उसकी जन्म कुंडली में बनी हुई है। अब कुछ बातें और करते हैं। शायद जैसे मैंने अभी कहा ना कि प्रेम को मैं तो नहीं समझ पाया, शुक्रात समझा नहीं पाए, या समझाया नहीं उन्होंने, ओशो ने जो समझाया वो तो और मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। लेकिन भारतवर्ष में जो प्रेम विद्ध दंपतियों में होता है, जिस तरह की भावनाएं एक दूसरे के प्रति होती हैं, शायद वही प्रेम है। ऐसा नहीं है कि उनके बीच कभी कोई टकराव नहीं होता, अक्सर बच्चों को लेकर टकराव हो जाता है। मां की भावुकता बहुत बार बच्चे को गलत करने से नहीं रोकती है, वहां पिता और मां के बीच टकराव होता है, लेकिन उनका आपसी प्रेम बना होता है। किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर कोई तनाव या कोई टकराव हो सकता है, लेकिन उनका आपस का प्रेम, उनकी एक दूसरे का साथ देने की जो इच्छा है वह हमेशा बनी रहती है। शायद यही प्रेम। एक और लेख मैंने पढ़ा था, भास्कर समूह के एक पत्रिका आहा जिंदगी आती थी, पता नहीं अब आती है कि नहीं आती। ज्यादातर पत्र पत्रिकाएं अब बंद हो रही हैं, पढ़ने वाले बहुत कम हो गए हैं। उसके संपादक उस समय थे आलोक श्रीवास्तव, और उनका अक्सर एक लेख उसमें रहता था जिसे मैं पढ़ता था। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया था, पता नहीं घटना काल्पनिक थी या वास्तविक, काफी पहले वो मैंने लेख पढ़ा था। वह घटना इस तरह थी, दो बच्चे या दो युवा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, आईआईटी में पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे शिक्षा संस्थान में पढ़ रहे थे।
कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, दोनों एक दूसरे से बात करते रहते थे और विषय को एक दूसरे से समझा कर सकते थे, समझते रहते थे। दोनों के बीच धीरे धीरे करके प्यार हो गया। लोगों की समझ में भी नहीं आता, प्यार हो जाता है। और फिर उन लोगों ने सोचा कि हमें लगातार साथ रहना है। उसके बाद शिक्षा समाप्त हो गई दोनों की। बाय चांस दोनों का एक ही कंपनी में, अच्छी कंपनी में, गूगल में सिलेक्शन भी हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, जातिका को एक और अच्छा ऑफर मिलता है और उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। अब जातक एक कंपनी में, जातिका दूसरी कंपनी में, जातक एक शहर में, जातिका दूसरी कंपनी में। ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। थोड़े दिन बाद जातक एक देश में, जातिका दूसरे देश में। उसके बाद भी उनके बीच बातें होती रही, लेकिन स्वाभाविक था कि बात करने के विषय लगातार कम होते गए, तो थोड़ी दिन बाद बात भी कम होती चली गई। और वह जिसे प्रेम वे समझ रहे थे, या शायद वह प्रेम था भी, थोड़े दिन बाद समाप्त हो गया। अब आलोक श्रीवास्तव यह सोचते हैं कि उनका प्रेम क्यों समाप्त हुआ और कैसे वह प्रेम बना रह सकता था, कैसे वह प्रेम बना रह सकता था। प्रेम समाप्त इसलिए हुआ कि दोनों के लक्ष्य अलग अलग हो गए। जब तक दोनों के लक्ष्य एक ही थे, सब्जेक्ट एक ही था, पढ़ाई एक ही थी, लेकिन जब उनकी कंपनीज अलग अलग हो गए, दोनों कंपनीज के काम अलग अलग हो गए, दोनों की महत्वाकांक्षाएं अलग अलग हो गई, उसके बाद वह प्रेम समाप्त हो गया। उनके अनुसार, आलोक श्रीवास्तव के अनुसार, भारतवर्ष में प्रेम इसलिए बना होता है, और मैं उनसे सहमत हूं, क्योंकि यहां विवाह होता है और वह प्रेम विवाह नहीं होता ज्यादातर केसेज में अभी भी। यहीं पर ओशो की बात मैं फिर से लाता हूं। ओशो के अनुसार विवाह प्रेम विवाह ही होना चाहिए, लेकिन यथार्थ जगत में, एक्चुअली यथार्थ जगत का ओशो का कोई अनुभव नहीं था। इसीलिए जो उनकी बातें हैं वे साधारण लोगों के लिए नहीं, सांसारिक लोगों के लिए नहीं, उसका कोई उपयोग नहीं है। जबकि किसी सन्यासी के किसी उपदेश का अर्थ यह होता है कि सांसारिक लोग कैसे एक सफल जीवन, अच्छा जीवन बिता सकते हैं। लेकिन अगर वह खुद संसार से नहीं जुड़ा है तो उसका अनुभव, उसका ज्ञान इस संसार के लिए कभी भी लाभप्रद नहीं होगा। तो आलोक श्रीवास्तव कहते हैं कि विवाह हुआ, पहले प्रेम हुआ था या नहीं हुआ था, प्रेम विवाह है या अरेंज्ड मैरिज है, समाज के द्वारा, माँ बाप के द्वारा रचाई गई शादी है, इससे फर्क नहीं है। विवाह हुआ, थोड़े दिन बाद उनके बच्चे हो गए। तो जब तक बच्चे नहीं थे, दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। अगर उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहा, विचार मिलते रहे तब। उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो भारतवर्ष में लोग अपने बारे में सोचने के बजाय बच्चों के बारे में सोचने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लक्ष्य एक ही हो गया। विवाह हुआ, थोड़े दिन बाद बच्चे हो गए। अब उनका संसार यही है जो बच्चों का संसार है, उनका सुख वही है जो बच्चों का सुख है। और शायद इसीलिए पांचवा भाव प्रेम का भाव भी है, संतान भाव प्रेम का भाव भी है। उनकी अपनी कोई दुनिया नहीं रही, बच्चे ही उनकी दुनिया हो गए। उनका विषय एक हो गया, उनका लक्ष्य एक हो गया कि हमारे बच्चे प्रसन्न रहें, सुखी रहें। और इसीलिए विवाह चलते रहते हैं, प्रेम बना रहता है। जो इस विषय की समझ थी, या जैसा मैंने समझने की कोशिश की, वो मैंने आपको बताया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस एक साल के
समय में आपका जो प्रेम, आपका जो प्यार मुझे मिला, उस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जब प्रेम की बात करें तो एक प्रेम होता है जो मित्रों से मिलता है, एक प्रेम होता है जो पड़ोसियों का उससे मिलता है, और उसके लिए कौन सा पड़ोसियों के लिए है, तीसरा भाव, सप्तम भाव पत्नी का हो गया। और एक होता है 11वां भाव। 11वां भाव होता है व्यक्ति और उसका नेटवर्क, आप और हम। तो ये जो मुझे प्रेम मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, इस सब के लिए आप सबको धन्यवाद। और मेरी इच्छा है कि इसी तरीके से मेरा चैनल चलता रहे और हर वर्षगांठ पर मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता रहूं, क्योंकि आपने मुझे प्रेम दिया है, प्यार किया है। फिर से एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत